वेलकम टू गोलाइज। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 2 बजे के आसपास आपको डेली 5 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, क्योंकि 26 अप्रैल को आपका पेपर है। और देखिए, मेरा जो उद्देश्य है ये लेक्चर लाने का आपके सामने, मुख्यतः मेनली मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं और उसके आंसर निकाल के दिखा दूं। मेरा उद्देश्य है यहाँ पर आपको ये समझाने का कि आपने किस तरह से अपनी अप्रोच रखनी होती है, क्योंकि अगर अप्रोच ही गलत हो जाएगी तो कहीं ना कहीं सफलता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। राइट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। और 2024 के क्वेश्चन हैं, जो आपका हरियाणा का सिविल सर्विसेज का जो प्री का हुआ था पेपर 2024 उसका है ये। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स दे रखे हैं और उसको आपने मैच करना है। ठीक है, और इसमें से ये बताना है कि कौन कौन से इसमें पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच हैं। तो इस तरह में एटीट्यूड क्या चाहिए। देखिए, ये आपका तभी सॉल्व होगा जब आप कहीं ना कहीं डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, करंट से आप कितने फैमिलियर हैं। राइट, क्योंकि उस समय के ये करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर है आपका अद्विका करके। अद्विका क्या है, ये एक एक चने की ही ब्रीड है। ये ऐसा चना है जो कम पानी में भी अपनी पैदावार, अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कहीं ना कहीं खोने नहीं देता है। यानी कि इसमें कम पानी में भी ये अच्छा उपजाऊ हो जाता है। इसे हम कहते हैं अद्विका चना। ठीक है, तो यहाँ पर चने से लिंक किया गया, बिल्कुल ये चने की ही एक स्पीसी है। राइट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है आपका पंचामृत। पंचामृत क्या है, देखिए इसके पीछे थोड़ा सा हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना पड़ेगा, संविधान को भी समझना पड़ेगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका एक बैकग्राउंड से क्लियर हो जाएगा। अब कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, भारत को अगर मैं एक संवैधानिक तौर से देखूं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखूं, तो देखिए हमारा जो देश कैसा होगा, उसका उद्देश्य कैसा होगा, वो हमें दिखाई देता है पार्ट 4 में। अब अच्छी तरह जानते हैं, पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की, जिसे हिंदी में आप कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात कि हमारा राज्य कैसे चलेगा। वो हमारे भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में दिखाई देता है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जाता है। अब यहाँ पर आर्टिकल 51 में देखिए, आर्टिकल 51 को जब मैं पढ़ता हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वहां पर मुझे दिखता है इंटरनेशनल पीस की बात दिखाई देती है। इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति व्यवस्था बनाने में भारत हमेशा आगे रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। इसलिए देखिए, अब जब यूएन बनता है 1945 में, बिल्कुल भारत उसमें अभी आज़ाद नहीं है, परंतु अगर एक इमेजिन करिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो मैं ऐसी इमेजिनेशन कर रहा हूं कि भारत को मान लीजिए आज़ादी पहले मिल गई है, यूएन बाद में बना है, तो भारत का जो आर्टिकल 51 है उसके तहत भारत यूएन का कहीं ना कहीं पूरा सपोर्ट करेगा और करता है आज भी। राइट, क्योंकि आर्टिकल 51 में क्या लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत हमेशा आगे रहेगा। और शांति व्यवस्था बनाने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, युद्ध ना हो उसके लिए भी खड़ा रहना, वातावरण जो होता है, जो क्लाइमेट होता है, उस पर भी कहीं ना कहीं हमेशा आगे खड़े रहना। राइट, अब देखिए, अब इसी में याद रखेगा, एक है आपका यूएन का फ्रेमवर्क है, UNFCCC कहते हैं इसको। ये होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर याद रखेगा, यूएन ने एक ऐसा मंच बनाया है, एक ऐसा संगठन है, ये एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो भी माननीय सदस्य होंगे वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसमें मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो UNFCCC जो संगठन है ये 1992 में अस्तित्व में आता है और भारत इसका एक सदस्य है। और अब इसमें जो भी सदस्य होता है, इनकी जो एक साथ ये मीटिंग करते हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसको हम COP के नाम से जानते हैं, COP, कॉप। जैसे आप वर्तमान में ज्यादा COP26 को जानते होंगे, COP26 ये सम्मेलन हुआ था 2021 में। और क्या सीखा हमने, जो कॉप होता है ये एक सम्मेलन होता है किन सदस्यों के बीच, जो सदस्य हैं UNFCCC में, जो क्लाइमेट के लिए कंसर्न रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं आपके क्लाइमेट के लिए। अब देखिए, COP26 में जैसे भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत ने 2021 में ये हुआ था, 2021 में भारत ने इसमें भाग लिया था। अब इस समय जो हमारी सरकार है वो बीजेपी है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक योजना घोषित की गई थी, कमिटमेंट था, वो था आपका पंचामृत, यानी कि 5 इसमें आधार दिए थे जिस तरह से हम अपने क्लाइमेट को कंट्रोल करेंगे। जैसे एक इसमें जो आखिरी है, 5वां है, जो 5th है, उसमें ये प्रॉमिस किया गया, जो हमारा जीरो एमिशन होगा वो 2070 तक हम इसको जीरो एमिशन कर देंगे कार्बन का। राइट, इस तरह से। तो इस तरह से 5 हमने इसमें प्रण लिए हैं, 5। तो देखिए, यहां से आपने क्या तैयार कर लेना है कि जो यूएन कब बना है, UNFCCC मैंने बता दिया 1992, COP26
कब हुई थी? 2021 में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्कॉटलैंड में हुई थी। स्कॉटलैंड एक यूके का पार्ट बनता है, यूनाइटेड किंगडम जो है स्कॉटलैंड को साथ लेते हुए बनता है, राइट। तो ये डेटा आपने अपना ध्यान रखना होता है, इसी से कहीं से क्वेश्चन दोबारा भी आपको मिल सकता है, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो आपका पंचामृत है वो कहीं ना कहीं इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उससे डील करता है। और जो मैंने बताया आपको, नेट जीरो इमिशन जो है वो 2070 तक हमारा टारगेट है, 2070 तक, राइट। ऐसे आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसी में हमारा जो पंचामृत है उसमें हमने 2030 के लिए क्या क्या कमिटमेंट कर रखा, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, राइट। और नेक्स्ट देखते हैं मिशन लाइफ। मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल इन हार्मनी विद इकोलॉजिकल वेलबींग। बिल्कुल, मिशन लाइफ जो लाया गया था सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं जो आपका एक पारिस्थितिक कल्याण के साथ तालमेल में जीवन शैली को रखना था, अर्थात जो ऐसा है इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे और लाइफ के साथ उसको अलाइन करना था। लाइफ का भी विकास करना है पर इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो हैम्पर ना हो। तो इसको तीन स्टेटमेंट सही है। अब देखो यहाँ से आपको क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइट। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको देखिए बैकग्राउंड इतना पता होना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए यहाँ पर भी आपने पेयर्स को ही आपने देखना है कि कौन कौन से पेयर इसमें से सही है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। जैसे भारत एग्री इंफ्रा फंड, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए ये भी मुझे कैसे पता चलेगा, ये भी न्यूज़ से पता चलेगा, स्टैटिक डेटा ज़्यादा रहता है, कौन सी स्कीम किससे संबंधित है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भारत किससे जुड़ा हुआ है? ये कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्री इंफ्रा फंड है, ये एग्रीकल्चर के लिए, राइट। लॉन्ग पी पॉटरी, लॉन्ग पी पॉटरी कहाँ? अब देखिए लॉन्ग पी पॉटरी यहाँ पर मेरा थोड़ा एक ऑफिसर माइंड चलेगा। देखिए लॉन्ग पी ऐसा शब्द है जहाँ से मुझे पता चलता है ये नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेजेस से निकला है, ठीक है। जैसे याद रखिएगा, एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किताब है, जैसे आप कभी एंशियंट हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं आर एस शर्मा की, तो वहाँ पर पहला ही चैप्टर आपको दिखेगा, पहले के बाद जो दूसरा चैप्टर है वहाँ पर एक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात की गई है। वहाँ पर भाषा को 4 में डिवाइड किया जाता है, और वहीं पर से आपको अगर वो चीज़ आपने पढ़ी हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग पी शब्द आते ही, लॉन्ग पी शब्द आते ही आप समझ जाएंगे कि इसका संबंध नॉर्थ ईस्ट से है, राइट। तो यहाँ पर देखिए गलत हो गया, छत्तीसगढ़। अब मुझे कैसे पता चला? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने एंशियंट हिस्ट्री की किताब पढ़ी है आर एस शर्मा की, और वहाँ पर है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से भाषा को मुख्यतः 4 में डिवाइड किया गया है। क्योंकि जब भारत में सर्वे हुआ तो भारत में देखा कि यहाँ पर तो मोर देन 500 डायलेक्ट्स हैं, बोलियाँ हैं, और लगभग 180 से ज़्यादा तो भाषाएं बोली जाती हैं। तो उसका वर्गीकरण किया गया, उसको कैटेगराइज किया गया 4 में, राइट। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन पे ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था और वो 4 वर्गीकरण क्या है, राइट। तो अगर वो आपने पढ़ा हुआ है, वो बेसिक आपने पढ़ा हुआ है जो हमारी क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो लॉन्ग पी शब्द से आप समझ जाएंगे कि ये छत्तीसगढ़ से तो संबंध ही नहीं रखता, ये नॉर्थ ईस्ट से रखता है। तो इसका देखिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको इंटरचेंज कर दिया है, मणिपुर यहाँ आना चाहिए था और ये नीचे आना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन पेयर, एक ही सही है, राइट। ये देखिए लॉन्ग पी कहाँ पर है? मणिपुर में। और सुलूर बैम्बू कहाँ है? छत्तीसगढ़। अब देखिए मैंने कैसे किया है सॉल्व, मुझे नहीं आता आंसर, पर मैंने बैकग्राउंड पढ़ा हुआ है, भाषा का थोड़ा मुझे हल्का आइडिया है कि मुख्यतः भारत में जो भाषाएं हैं उसको कैसे डिवाइड किया गया है वगैरह वगैरह, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि बहुत से हमारे बालक बालिकाएं क्या गलती कर देते हैं, सबको ही एसडीएम बनना है ऐसा तो कोई नहीं है, कोई है ना एसडीएम नहीं बनना चाहता, पर गलती क्या होती है, शॉर्टकट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू फ्री कोचिंग स्कीम अंडर द अम्ब्रेला श्रेया। बिल्कुल, देखिए श्रेया क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है कि अलग अलग क्या होता है ना, अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर कभी कभी अलग अलग स्कीम्स होती हैं और मिनिस्ट्री आपस में कोरिलेटेड भी होती है, राइट। अब कैसे होता है, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, एग्रीकल्चर को उठाते हैं। तो जब मैं आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा तो उसका एक अलग डोमेन सा आएगा, अलग तरीके की बातें हम करेंगे, और वहीं पर एग्रीकल्चर को मैं एक आपको पॉलिटी वाइज भी पढ़ा सकता हूँ, राइट। जैसे फॉरेस्ट को ले लेते हैं, फॉरेस्ट में आपको इन्वायरमेंट में भी पढ़ा सकता हूँ, पर फॉरेस्ट आपका पॉलिटी में भी आ जाएगा, राइट। तो वो मिक्सअप होता है, तो इसीलिए क्या होता है, मिनिस्ट्री जो होती है वो कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक भी होती है ना। तो वो अलग अलग स्कीम बनाती है अपने अपने स्तर पे, पर वो स्कीम आपस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया है प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए, कि एक अम्ब्रेला स्कीम कर दी जाती है, जो स्कीम अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रही है उनको एक अम्ब्रेला स्कीम में डाल देते हैं। अम्ब्रेला स्कीम के अंदर वो सारी स्कीम आ जाएंगी, यानी कि उनका डोमेन कहीं ना कहीं मैच करता हुआ होगा, राइट। अगर किसान के लिए कोई योजनाएं चल रही हैं तो सारी किसान से संबंधित योजनाएं एक जगह रख दी जाती हैं उसे, और जिस जो जो मुख्य नाम रखा जाता है उसको हम अम्ब्रेला बोल देते हैं। तो यहाँ पर श्रेया क्या है, ये एक
अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि इसी के अंतर्गत सारी की सारी योजनाएं होंगी। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसके अंदर कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, राइट राइट, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, मैं चाहता हूँ आप रिसर्च करिए। तो कौन कौन सी योजनाएं आती हैं इसमें? 3 योजनाएं आती हैं, 4 योजनाएं आती हैं, 5 योजनाएं, बताइएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, श्रेया जो है ये आपकी योजना है जो डील करती है हायर एडुकेशन से, ठीक है। और यहाँ पर कोचिंग की बात की गई है, बिल्कुल। तो यहाँ पर कोचिंग की बात की गई है, इट प्रोवाइड कोचिंग फॉर द इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। देखिए माइनॉरिटीज नहीं है इसमें, एससी है, ओबीसी है, और इवन इन्हीं में से महिलाएं भी हैं, माइनॉरिटीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो श्रेया जो है वो माइनॉरिटीज में डील नहीं करती है, वो हमारा एससी और ओबीसी में डील करती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। कैसे गलत हुआ? माइनॉरिटी के आने से, तो 1 स्टेटमेंट गलत हो गया, राइट। अब हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, तो 1 तो गलत हो गया, तो ये गया ये गया। अब हमारा इसी में से कहीं ना कहीं आंसर है सी और डी में से, मैंने बता रखा आपको एलिमिनेट जरूर करना है आपने। आगे देखते हैं, द सीलिंग ऑफ टोटल फैमिली इनकम इज ₹8 लाख पर एनम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज उसे मानेंगे जिसका जो साल भर की जो इनकम है वो 8 लाख के अंदर अंदर आती हो, ठीक है। 8 लाख या 8 लाख से अंदर अंदर, तो ये हो गया आपका ट्रू। आगे देखते हैं थर्ड वाला, रेशियो ऑफ एससी ओबीसी इज 70-30, बिल्कुल। एंड 30% सीट्स रिजर्व फॉर फीमेल्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आरक्षण है ये महिलाओं को इन्हीं में से दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये 70 और 30 है ना, तो अगर इसको टोटल करते हैं 100, तो इसमें से 30 सीटें जो होंगी वो महिलाओं की होगी, तो महिलाओं का एससी और ओबीसी होना अनिवार्य है, राइट। तो ये चीज़ याद रखें। और रेशियो क्या है इसमें? 70-30, 70, अगर 10 सीटें हैं तो 7 सीटें हो जाएंगी एससी की, 3 सीटें हो जाएंगी ओबीसी की। बिल्कुल सही है आंसर ये। और ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो मैंने पढ़ी है। जैसे आप में से बालक बालिकाएं क्या गलती कर देते हैं, वो लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। लक्ष्मीकांत के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि निर्वाचन आयोग क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, आर्टिकल 3-4 में आता है, आपको सुप्रीम कोर्ट का पता चलेगा, आर्टिकल 1-4 में आता है, आपको फाइनेंस कमीशन के बारे में पता चलेगा, आर्टिकल 280 में आएगा। देखिए मैं इतनी तेज क्यों बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि मेरे माइंड में रहता है, इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है। पर ये आपसे रेयरली पूछते हैं आजकल, ठीक है। आपसे फिर ऊपर की चीजें पूछी जाती हैं, फिर इससे संबंधित क्या योजनाएं चल रही हैं, यानी कि स्टैटिक डेटा को आपके करंट से जोड़ दिया जाता है, और करंट ज्यादा पूछ रहे हैं, राइट। आप समझ लिए, मैंने जो आपको बताई सारी चीजें कि मुझे इतने आर्टिकल याद रहते हैं, तो अगर मुझे कितने भी आर्टिकल याद रहते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ गए तो मेरा कहाँ सिलेक्शन होगा? तो याद रखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपने क्या ध्यान रखना है, पढ़नी जरूर है, आपको बेसिक सब पता होना चाहिए, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल मतलब वगैरह वगैरह सब पता होना चाहिए, कौन सी योजना है, पर योजनाओं को भी आपने सीखना है, राइट। कौन सी योजना है, कहाँ योजना है, राइट। आगे देखते हैं, रेशियो ऑफ एससी एंड ओबीसी माइनॉरिटी, फिर देखिए माइनॉरिटी शब्द आ गया, और देखिए यहाँ पर जहाँ ये माइनॉरिटी मैंने ये बोला तो ये भी गलत हो गया, तो 1 और 4 तो गलत हो गया, तो राइट आंसर इज 2 एंड 3, सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू प्रधानमंत्री जन धन योजना। अच्छा देखिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये आई थी आपकी 28 अगस्त 2014 को आई थी, राइट, ठीक है। प्रधानमंत्री, और आप जानते हैं अगस्त में हमारी जो एनडीए सरकार है, बीजेपी, उसने ले लिया था, राइट, एक सरकार का दायित्व ले लिया था। तो आइए जरा इसमें बात करते हैं, ये क्या है, प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विस अफोर्डेबल कॉस्ट। बिल्कुल, देखिए जनधन योजना क्या था कि हर घर में लोगों के पास, मतलब उनको जोड़ना था हमारे बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। तो यही है आपकी जनधन योजना। तो यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन था ये, फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज। अब देखिए फाइनेंशियल था ये, सोशल सर्विसेज नहीं था ये गलत हो गया, सोशल सर्विसेज डाल के। यहाँ पर सिर्फ ये था, जनधन योजना में क्या था कि जो हमारे लोग हैं उनको फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है उसकी तरफ लाया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि जो सरकार पैसा भेजना चाहती है लोगों तक आए। अब लोगों तक कैसे आएगा? डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके। अगर बीच में जो मिडल मैन होते थे, राइट, जैसे गांव में लाला टाइप के लोग होते थे, वो परचून की दुकान खोलते थे, और वो सरकार जो भी होता था अनाज उनको देता था, और वो लोग क्या करते थे, गरीब व्यक्ति तक वो अनाज पहुंचाते ही नहीं थे। तो इसीलिए सरकार ने डीबीटी का ऑप्शन अपनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए था ऐसा सिस्टम जहां पर हर आदमी के पास, हर गरीब व्यक्ति के पास अकाउंट हो बैंक में। तो यही था। तो इसमें अब आप कहोगे सर ये सोशल सर्विस भी तो हुआ, देखिए पर ये ज़्यादा किसकी तरफ था? फाइनेंशियल की तरफ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं था कि सोशल सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ज़्यादा था इसमें फाइनेंशियल। तो मुझे लगता है पहला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडर रीच। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, जितना इस्तेमाल हो जाए। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब है, खोलना है
इन कैंप मोड विद मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस कहाँ से आएगा? यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 0 है, कोई बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। अब गरीबों तक पहुंचाना है तो मिनिमम बैलेंस 500 रखा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचिए भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, टेक एन एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 90 लाख लोग इसमें गरीब हैं। अब 90 लाख इंटू 500 कर लीजिए, 90 लाख इंटू 500, ये कैसा फाइनेंशियल इंक्लूजन? ये तो काफ़ी बिजनेस हो जाएगा। तो इसलिए 0 है इसमें, राइट, मिनिमम 0 है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इशुएंस ऑफ इंडिजीनियस डेबिट कार्ड, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं स्वदेशी डेबिट कार्ड बनाने की बात इसमें उठी थी, इसलिए आज आपको देखता है हर जगह रुपए डेबिट कार्ड, रुपए ऑथेंटिकेशन क्या है, रुपए, ठीक है। जैसे वीज़ा से ऑथेंटिकेशन करते हैं तो वो चार्ज लेता है और वो सारा चार्ज विदेश में जाता है, जो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है, राइट। तो 2 और 4 इज द राइट आंसर। तो आपने देखा होगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट। आइए आज का जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। समुद्रगुप्त, अच्छा ये देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त देखिए मेरे माइंड में आते ही मुझे समझ में आ गया ये गुप्ता वंश की बात हो रही है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पुत्र हैं वो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के पुत्र जो है वो कुमारगुप्त वन है, कुमारगुप्त के पुत्र जो है वो स्कंदगुप्त है, स्कंद, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि कुमारगुप्त, जिनका टाइटल कार्तिकेय भी रखा था उन्होंने टाइटल, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने बेटे जो हैं इनका नाम ही उन्होंने स्कंद रख दिया। और स्कंद मैंने बताया था आपको पता है, स्कंद पुराण कल वाले लेक्चर में देखिएगा, मैंने आपको बताया था शिव जी के शक्ति से कोई उत्पन्न हुआ था, उसे स्कंद कहा गया। और स्कंद से संबंधित आपका पुराण भी है, स्कंद पुराण, जो सबसे बड़ा माना जाता है, लार्जेस्ट माना जाता है 18 पुराणों में, राइट। और मैंने वो हरियाणा से रिलेटेड जो था वो आपको बताया था, राइट। उसको देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में, हरियाणा से स्पेसिफिक जी के जो था। तो यहाँ पर क्या है, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो मैंने फिर बताया समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा कौन है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा कौन है, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त का बेटा कौन है, आपका स्कंदगुप्त। अब देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको, समुद्रगुप्त ऐसा व्यक्ति है जो आया दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ आगे आया, और जो रास्ता इसने दक्षिण की तरफ अपनाया था वही रास्ता जो हमारा चोल शासक था दूसरा, जिसका नाम था राजेंद्र वन, जिसने उपाधि ली थी गंगाईकोंडा चोलापुरम की, गंगाईकोंडा चोल, यानी कि गंगा को पार करने वाला। हालांकि वो हुगली नदी थी और कभी ऐसा तो नहीं था कि गंगा को है ना पार किया इन्होंने, वो अलग अलग राइट हिस्टोरियन अलग अलग बातें करते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जो हमारा राजेंद्र वन है, जो चोल शासक बना दूसरा राज के बाद, उसकी जो सेना थी, वो सेना जब हुगली नदी के आसपास आ गई थी, जिसे हम गंगा नदी कहते हैं, क्योंकि हुगली जो है वो गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि राजेंद्र वन के दौरान गंगा नदी को पार किया गया, गंगा के आसपास वाले एरिया पे फतेह पाई पहली बार किसी चोल शासक ने, इसलिए उसने उपाधि ली थी गंगाईकोंडा चोलापुरम, गंगाईकोंडा चोल उपाधि ली थी उसने, और गंगाईकोंडा चोलापुरम जगह थी, ठीक है। आई रिपीट, गंगाईकोंडा चोल एक उपाधि ली थी, गंगा को फतेह करने वाला गंगाईकोंडा चोल, और एक जगह बनाई उसने गंगाईकोंडा चोलापुरम, राइट। वहीं पर उसने एक मंदिर भी बनाया बृहदेश्वर का, उसके पिताजी ने भी बृहदेश मंदिर बनाया है थंजौर में। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर आपको दो दिखेंगे, एक थंजावुर वाला जो उसके पिताजी राजराज ने बनाया है, और एक उसके पुत्र राजेंद्र वन जिसने उपाधि क्या ली थी गंगाईकोंडा चोल। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतना बेसिक जब मुझे पता है तभी मैं सिविल्स के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि ये मेरे को सब चीज़ें बता देता बैकग्राउंड। तो समुद्रगुप्त जो है इसमें देखते हैं क्या है कि व्यग्रशाली पोस्चर रिवील हिज कॉन्क्वेस्ट टू वेस्ट। समुद्र ने, गुप्त ने, वेस्ट नहीं है ये, इसने यहाँ पर होना चाहिए था गंगा, तब ये राइट हो जाता। वेस्ट पे कोई जीत वीत हासिल नहीं करी थी इसने, ठीक है। इसने कभी एक्सपेंशन इस तरह से नहीं किया, ऑलरेडी इनके पास काफी था, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द कॉइन्स ऑफ अशोका, द कॉइन्स ऑफ अशोका माइंड में आते क्या है, कलिंगा युद्ध 261 पे हुआ था, पूरी तरह से चेंज हो गया था। फिर इसके माइनर रॉक्स हैं, मेजर रॉक्स हैं, ठीक है, माइनर रॉक्स हैं, मेजर रॉक्स हैं, राइट। अब कोडिफाइड जो है, जो कोडिंग होती है मेजर रॉक 1 मेजर रॉक 2, तो याद रखिएगा वो कोडिफाइड है, वो है, यानी कि कोड मतलब क्या है, जैसे हमने कहते हैं 14 मेजर रॉक्स हैं, तो मेरे बाले बालिका कंफ्यूज हो जाते हैं 14 ही मेजर रॉक है, नहीं नहीं, जो मेजर रॉक 1 है, जो मेजर रॉक 1 है उसकी अपनी थीम है, तो उससे से रिलेटेड जो जो मेजर रॉक हैं 1, उनमें वही थीम होगी, वो कोडी वो एक कोडिफिकेशन था, कोड था वो, ठीक है। और माइनर रॉक एटिक में भी आपको कोड दिखाई देते हैं, पर कहा जाता है ऑफिशियली कि वो माइनर रॉक एटिक में जो कोडिंग है उसमें आज तक टैली नहीं किया गया, उसमें एक होमोजिनिटी नहीं मिलती है। तो इसलिए ज़्यादा जो हिस्टोरियन है, जैसे उपेंद्र सिंह की किताब अगर आप पढ़ते हैं, जो माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी की पुत्री हैं,
उनकी किताब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। यूजीसी हिस्ट्री वाले पढ़ते हैं ना उससे, तो वहाँ पर उनको, जो लोग यूजीसी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं वो मेरी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि उपेंद्र सिंह जी खुद कहती हैं कि जो माइनर है, माइनर की रैंकिंग उतनी मैटर नहीं करती, मेजर की करती है, क्योंकि मेजर में हमें होमोजेनिटी मिलती है, एक साथ दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए ये है द कॉइन्स ऑफ अशोका एरा गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज गवर्नेंस। अरे कॉइन्स कहाँ देते हैं, शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख देते हैं उसका। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन वन ऑफ द सील ऑफ सतवहना किंग। सतवहना किंग कौन थे? ये थे जो जब मौर्यन के ये फ्यूडल थे, और जैसे मौर्यन खत्म हुआ तो ये आ गए, यानी कि इनका समय काल क्या था सतवहनास का? ये था आपका 1st सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक। और ये कहाँ पर रूल करते थे? ज़्यादातर ये जो डेक्कन वाला एरिया है, महाराष्ट्र हो गया, उस वाले एरिया में रूल करते थे सतवनास। जैसे इस सतवनास के बारे में एक बात बताता हूँ आपको, ये महिलाओं का बड़ा सम्मान करते थे। कैसे? इनका जो राजा है उसका नाम है गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र कुछ नाम है सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो देखिए नाम उसने अपनी माँ का लगा रखा है, गौतमी पुत्र, इस तरह का था इनका, महिलाओं का बड़ा सम्मान करते थे। ठीक है, तो क्या वन ऑफ द सील ऑफ सतवहना किंग शतकर्णी। ठीक है, ये देखिए शतकर्णी वही है जो गौतमी पुत्र की मैं बात कर रहा था, गौतमी पुत्र शतकर्णी। अ पिक्चर ऑफ शिप इज इनग्रेव्ड विच इज सिंबल ऑफ द विक्ट्री ओवर। बिल्कुल, दिस इज राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं इनको अंकित किया जाता है, एक शिप, ठीक है, जो दिखाया जाता है सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर द सी। बिल्कुल, तो दिस इज राइट आंसर। ठीक है, यानी कि इनकी जो मुद्रा है, जो कॉइन है इनका, ठीक है, तो वहां पर एक शिप का जो हमें चिन्ह दिखाई देता है, चित्र दिखता है, तो ये बताता है कि इनकी जीत को दर्शाता है। बिल्कुल, गौतमीपुत्र शतकर्णी है ये। 4 देखते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट अश्वमेध यज्ञ इज फाउंड इन द कॉइन ऑफ कुमारगुप्त। बिल्कुल, कुमारगुप्त के उसमें दिखाई देती है, मैंने बताया ना, समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा है कुमारगुप्त, यही कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का बेटा बनने वाला है स्कंदगुप्त। राइट, दिस इज द, यानी कि 3 और 4 इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ रहे होंगे किस तरह से हमने डेटा चेंज करना है। और जब तक आपके एग्जाम है, अगर डेली में आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ तो आप इन्हीं को पढ़ लीजिए, देखना कितने क्वेश्चन फंसेंगे, और अगर क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बताइएगा एक बार। ठीक है, जरूर कि हाँ सर क्वेश्चन आए थे। आइए बात करते हैं सर, ये टेस्ट सीरीज हमें कितने की मिलेगी। देखिए टेस्ट सीरीज याद रखिएगा बहुत ज़रूरी होती है, आपको पता चल जाएगा कि आपका मेरिट में किस लेवल पर आप आते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज मात्र आपको पड़ेगी 1499 की, पर याद रखिएगा इसमें डिस्काउंट है, पर ये डिस्काउंट बहुत लंबा नहीं चलेगा। राइट, और नेक्स्ट देखिए, एक डिस्काउंट है आपका, डिस्काउंट के बाद आपको पड़ रहा है जो प्रीलिम्स रिलेटेड जो आपके वीडियोस हैं, प्रीमियम लेक्चर्स हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। राइट, स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, ये मिलेगा मात्र आपको 4999 का। राइट, आफ्टर डिस्काउंट, अदरवाइज ये है आपके 10,000 का। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आपका सिलेक्शन जो है प्री के आधार पर नहीं होगा, प्री तो सिर्फ क्वालिफाई होगा, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो ये कंप्लीट पैकेज आपको ऑफर दिया जा रहा है, प्रीलिम्स मेंस सारा का सारा, जिसमें टेस्ट सीरीज होंगी, प्री की मेंस की, स्टडी मटेरियल होगा प्री का मेंस का, सारा का सारा, ये मात्र आपको ऑफर किया जा रहा है 14,999। राइट, तो याद रखिएगा, जल्दी जल्दी से अवेल करिए। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं क्लासेस तो याद रखिएगा ऑफलाइन में लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो ऐसा ना हो कि सीट्स हमारी फुल हो गई और आप फिर आते हैं, फिर हम चाह के भी आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अंत में याद रखिएगा, ये हमारा डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है GC_HCS, क्योंकि सूचना के अभाव के कारण हमारा कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है, हमें पता ही नहीं रहता है क्या नोटिफिकेशन आया, क्या है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं। राइट, कहीं सिलेबस में कोई अपडेट तो नहीं कर दिया है, जैसे कि आप जानते हैं अब ऑप्शनल नहीं है। राइट, तो ऑप्शनल नहीं है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो बढ़ेगा। राइट, तो ये सब सूचनाएं आपको यहाँ मिल जाती है, तो इस टेलीग्राम चैनल को अपना सब्सक्राइब करना है। राइट, तो यहीं से मैं एंड करता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। जय हिंद।